नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम और मैं हूं आपके साथ। आने वाले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की, बताएंगे दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पर है सबकी नजर, क्या चल रहा है खेल और अर्थ जगत में, कुछ झलकियां भी होंगी फिल्म, कला और संस्कृति से जुड़ी हुई। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की बड़ी सुर्खियों पर डालते हैं नजर। अमेरिकी विदेश मंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता में भारत ने फिर साफ किया अपना रुख, कहा कश्मीर के मसले पर सिर्फ पाकिस्तान से होगी बातचीत। राज्यसभा में शून्यकाल स्थगित, विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण संशोधन विधेयक पर चर्चा। गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष द्वारा कानून के दुरुपयोग को दलील को आरोप को किया पूरी तरीके से खारिज। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की डॉक्टरों से हड़ताल खत्म करने की अपील। डॉक्टरों के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा देश के हित में है एनएमसी बिल। स्वास्थ्य सचिव के साथ बैठक का दौर जारी। अयोध्या मामले में मध्यस्थता की प्रक्रिया को जारी रखा जाए या नहीं, सुप्रीम कोर्ट आज करेगी मध्यस्थता पैनल की रिपोर्ट पर सुनवाई। उन्नाव दुष्कर्म कांड के पीड़िता के जल्द इंसाफ देने के लिए सुप्रीम कोर्ट हुआ सख्त। पीड़िता के चाचा को रायबरेली जेल से तिहाड़ जेल भेजने का दिया आदेश। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में जस्टिस अकील कुरैशी की नियुक्ति में देरी का मामला। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा 14 अगस्त तक कॉलेजियम की सिफारिश पर लिया जाएगा फैसला। और एशेज सीरीज के पहले टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 284 रन बनाए। जवाब में पहले दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड ने बिना किसी नुकसान के बनाए हैं 10 रन। तो ये थी इस वक्त की सुर्खियां। खबरों पर अब डालते हैं विस्तार से नजर और आज की बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। भारत ने एक बार फिर से कश्मीर के मामले में अपना रुख साफ कर दिया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो के साथ हुई द्विपक्षीय वार्ता में कड़ा संदेश देते हुए कहा है कि कश्मीर के मुद्दे पर सिर्फ और सिर्फ द्विपक्षीय बातचीत ही होगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने ट्वीट में कहा कि आज सुबह उन्होंने अमेरिकी समकक्ष पोम्पियो को साफ शब्दों में अवगत कराया है कि कश्मीर पर अगर किसी भी प्रकार की चर्चा होती है तो केवल पाकिस्तान के साथ होगी और केवल द्विपक्षीय रूप में ही होगी। वहीं इससे पहले आज अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उम्मीद जताई थी कि कश्मीर के मुद्दे को भारत और पाकिस्तान आपस में मिलकर चर्चा के जरिए सुलझा लेंगे। It's really up to Prime Minister Modi, and I met with Prime Minister Khan. I got along great with, I think they're fantastic people. Khan and Modi, I mean, I would imagine they can get along very well. But if they wanted somebody to intervene or to help them, and I spoke with Pakistan about that, and I spoke frankly to India about it, but that's been going on, that battle, for a long time. Long time. How do you want to resolve the Kashmiri? If I can, if they wanted me to, I would certainly intervene, yeah. और भारत का रुख हमेशा से एक साफ तौर पे स्पष्ट रहा था कि कश्मीर को लेकर पाकिस्तान से सिर्फ और सिर्फ द्विपक्षीय मसले पर ही बातचीत हो सकती है। इसके अलावा कोई भी मध्यस्थता की जरूरत नहीं है। भारत लगातार पहले से कहता रहा है, फिर एक बार कहा गया है, और आखिर इसकी पूरी वजह क्या है, इस पर मसले पर अधिक बातचीत करने के लिए बहुत ही खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है। मेरे साथ मौजूद है पिनाक रंजन चक्रवर्ती जी, आप पूर्व सचिव हैं विदेश मंत्रालय के। सर, बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर, किस तरीके से देखते हैं कि हमारे विदेश मंत्री ने अमेरिकी विदेश मंत्री को साफ शब्दों में कह दिया कि साहब मध्यस्थता की कोई ज़रूरत नहीं है, जो भी अगर बात होगी तो पाकिस्तान से हम कर लेंगे अपने हिसाब से? ये तो अपना बहुत पुराना स्टैंड है 1972 से, जब से शिमला एग्रीमेंट हुआ था। पर एक बात और भी हमें नज़र में रखना चाहिए, वो है कि ये ट्रंप साहब ने जो आज बयान दिया वो एक किसी प्रश्न के उत्तर में दिया, और वहाँ पे जो प्रश्न कर रहे थे वो मेरे ख्याल में जर्नलिस्ट वगैरह ही थे। हमको ये समझना चाहिए कि ये जो मुद्दा है, इस पे जो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं या और भी जर्नलिस्ट हैं, ये बार बार ये सवाल पूछते रहेंगे और बार बार उनको उनसे यही जवाब मिलेगा। पर इसका मकसद है एक,
मकसद ये है कि कश्मीर पे इंटरनेशनल अटेंशन बना रहे और ये पाकिस्तान चाहता है। और सर पाकिस्तान आप ये कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान के द्वारा एक तरीके से कोशिश ये है कि पाकिस्तानी जर्नलिस्ट या इस प्रकार के जर्नलिस्ट ये सवाल अमेरिकी प्रशासन से, ट्रंप से करते रहे ताकि लोगों के अटेंशन बना रहे इसको लेकर। आप ये कहना चाहते हैं? बिल्कुल। आपको याद होगा व्हाइट हाउस की जो मीटिंग थी खान साहब और प्राइम मिनिस्टर खान और प्रेसिडेंट ट्रंप के बीच में भी, वहाँ भी पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने सवाल उठाए थे और जिसमें प्राइम मिनिस्टर खान ने फिर जवाब देते हुए कहा कि ये तो बहुत अच्छी बात है, आप जरा इसमें गौर फरमाएं, आप इसमें इंटरवीन करें। तो उनको न्योता दिया उन्होंने, मतलब उनको इनवाइट किया और ट्रंप ने फिर जो बोला और फिर हमने उसका खंडन किया। हमने बोला इसमें तो किसी थर्ड पार्टी की गुंजाइश है नहीं और मेरे ख्याल में जयशंकर जी ने फिर वही बात दोहरा दी है। मुझे लगता है ये फिर उठेगा क्योंकि ये अभी पाकिस्तान का जो उनको एक मौका मिल गया है, उनके लिए एक मतलब अपॉर्चुनिटी है कि इसको बार बार उठाया जाए, कश्मीर का मुद्दा लाया जाए और उनको मौका मिले कि देखिए हम तो बात करना चाहते हैं। और उनके फॉरेन मिनिस्टर कुरैशी ने भी यही बात कही कि इंडिया इतना रिजिड क्यों है, बातचीत तो होनी चाहिए। ये सब उनका रवैया अभी इस तरह का है। ये अभी टैक्टिकल है क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर है, उनकी इकोनॉमी पे प्रेशर है। उधर FATF का अक्टूबर में फिर मीटिंग है जहाँ पे उनको ग्रे लिस्ट से निकाला जाए या न जाए या वहाँ रहने दे या फिर ब्लैक लिस्ट में डाल दें। तो वो सब बातें को देखकर वो ये सब बातें कर रहे हैं। अब वो तो खुद जाके वॉशिंगटन में कहते हैं कि हमारे यहाँ 40,000 टेररिस्ट हैं। अब और क्या चाहिए हम लोगों को, मतलब वो तो कन्फेशन ही कर रहे हैं। उन्होंने देखा है कि प्राइम मिनिस्टर जो प्रेसिडेंट ट्रंप की जो मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी है अफगानिस्तान से मतलब हाथ छुड़ाने की, मतलब किसी तरह से वहां से हाथ छुड़ाओ। तो पाकिस्तान ने ये समझ लिया है कि प्रेसिडेंट ट्रंप को किसी तरह से मदद करो पाकिस्तान से अफगानिस्तान से निकलने के लिए और उसके मतलब रिटर्न में प्रेसिडेंट हमको कश्मीर का मुद्दा उठाओ और प्रेसिडेंट ट्रंप को बताओ कि आप बहुत बड़े लीडर हैं, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं और फिर बाकी तो खैर इकोनॉमिक और मिलिट्री एड वगैरह जो उनको चाहिए। जी सर ये है उनका जो पॉलिसी ये है। जी हाँ सर, जब पहला एक तरीके से बयान आया था जिसका जिक्र आपने भी किया कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात के दरमियान प्रेसिडेंट ट्रंप का जो बयान आया था, उसके बाद खुद अमेरिकी प्रशासन ने उस बयान को गैर जिम्मेदाराना बताया था, उसके एक तरीके से खंडन किया था और साफ तौर पर एक तरीके से बहुत बड़े स्तर पर भर्त्सना भी की गई। साहब ये बड़ा गैर जिम्मेदाराना व्यवहार है या बयान के तौर पे भी कहा गया था। आपको लगता है कि अमेरिका के द्वारा ही उस समय उस बात को कह दिया गया था, उसके बाद में भारत ने 1 घंटे के अंदर अपनी स्थिति को एक बार फिर से स्पष्ट किया था कि साहब हमारी स्थिति क्या है और आज भी हम उस पर कायम में लगातार बने हुए हैं। और जब संसद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बयान दिया था उस पूरे मसले के उठने के बाद, उन्होंने कहा था अगर पाकिस्तान से बातचीत होगी अगर कश्मीर के मसले पर लेकर तो हम बात POK पे भी करेंगे, मतलब बात हमारे लिए इस स्तर की है, महज इतना नहीं कि जिस तरीके से वो लोग चाहते हैं वैसा होगा। देखिए इस बार जयशंकर जी ने कहा है कि हम तो बात पाकिस्तान से ही करेंगे, मध्यस्थता की कोई ज़रूरत नहीं है और अगर बात करना है हमको तो हम डिसाइड करेंगे और कोई नहीं डिसाइड करेगा हमारे लिए। ये बात तो उन्होंने फिर दोहरा दी है। मेरे ख्याल में इसको शायद फ्यूचर में फिर दोहराना पड़ेगा क्योंकि मुझे लगता है कि इसको वो उछालते रहेंगे, पाकिस्तानी उछालते रहेंगे क्योंकि इससे उनको मीडिया अटेंशन मिलता है, इससे ये बातें मीडिया में आती हैं। इसीलिए हम यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं तो नेचुरली मीडिया इसमें उत्सुक हो जाती है और मीडिया को इसमें एक मुद्दा मिल जाता है अपने बातचीत करने का। ठीक है, ये तो मीडिया का काम है, पर ऐसी बात नहीं है कि हम इस पे हम चुप रहेंगे या हम अपनी बात नहीं रखेंगे और वही सिलसिला चल रहा है। मेरे ख्याल अब 1 हफ्ते में बाद और या 1 महीने बाद ये फिर उठ सकता है और फिर हम लोग वही बात कहेंगे कि भाई ये हमारी पोजीशन है, आप कहते रहिए, क्या फ़र्क पड़ता है। बिल्कुल चक्रवर्ती जी आप रहिए हमारे साथ में इस वक्त हमारे सहयोगी अभिषेक झा भी हमारे साथ में जुड़ गए हैं न्यूज़ रूम से, उनसे भी हम बात करते हैं। अभिषेक, क्या जिस बात को हमारे मेहमान भी कह रहे हैं कि आपको लगता है कि अपने आप में ये पाकिस्तान के द्वारा सोची समझी एक रणनीतिक पहल का हिस्सा है कि साहब कश्मीर के मसले को इंटरनेशनल लेवल पे इस प्रकार से उठाइए और अमेरिका के साथ इस प्रकार से रखिए कि साहब उसके बारे में लोगों को थोड़ा सा बातचीत को लेकर एक तरीके से समझ में आया कि पाकिस्तान कोशिश कर रहा है और भारत नहीं कर रहा है। क्या इस प्रकार की एक सोची समझी रणनीति के हिस्से के तहत को तरह आप देखते हैं इसको?
बिल्कुल आनंद, और ये पहली दफ़ा नहीं है जब पाकिस्तान किसी भी प्रकार से इस मुद्दे का एक अंतर्राष्ट्रीयकरण करना चाहता है, और भारत लगातार ये बात कहता रहा है कि इस मामले में किसी भी प्रकार की कोई अंतर्राष्ट्रीय भूमिका हो ही नहीं सकती है। ये मसला दो राष्ट्रों के बीच का है, भारत और पाकिस्तान के बीच का है, और हम सभी जो विवाद हैं, जो सभी आउटस्टैंडिंग इश्यूज हैं, उसको आपस में मिल बैठ कर सुलझा सकते हैं। अगर सुलझाएंगे तो तभी जब हम दोनों आपस में बात करेंगे। हालांकि बात करने की जो शर्त भारत ने रखी है वो ये है कि जब तक पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म खत्म नहीं करता, हम इस मसले को आगे नहीं बढ़ा सकते। किसी भी प्रकार की बातचीत पाकिस्तान के साथ हो नहीं सकती है। अब पाकिस्तान की जो नीति है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, उसकी एक स्टेट पॉलिसी का हिस्सा बन गया है पिछले इतने सालों में। अब वो अपनी उस नीति से पीछे हट नहीं सकता, और कश्मीर पर कोई बात करने की स्थिति में वो है नहीं। तो भारत और पाकिस्तान के बीच बात हो कैसे? तो इस मसले को अंतर्राष्ट्रीयकरण करके जितना उछाला जाए, जितना इसको घसीटा जाए, ये पाकिस्तान की रणनीति है। और भारत ने इस दफा नहीं, पहले भी कई दफा स्पष्ट रूप से साफ किया हुआ है कि ये मुद्दा भारत और पाकिस्तान के बीच का है। किसी तीसरे पक्ष की कोई भूमिका ना यहाँ बनती है, ना वो कभी भारत को स्वीकार्य होगा। जी अभिषेक, आप रहिए हमारे साथ, तो मेहमान भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। चक्रवर्ती जी, क्या एक तरीके से हम इसको देखें कि अमेरिका की मजबूरी पाकिस्तान है और पाकिस्तान की ज़रूरत अमेरिका है? क्या इस वजह से भी इस प्रकार के हमें एक पूरी स्थिति यहाँ देखने को मिल रही है? फिलहाल तो लगता है कि अफ़गानिस्तान का जो मसला है और जो ट्रंप की जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वहाँ से निकलने की, और पाकिस्तान उसमें उनको मदद कर रहा है, तालिबान को टेबल पे लाया है, तालिबान को प्रेशर डाल रहा है, तो ट्रंप उनको कुछ देना चाहते हैं। तो ये जो बातें हैं कश्मीर के बारे में, तो वो उनको इनवाइट कर रहे हैं, तो ट्रंप साहब उस पर मतलब कुछ ज़्यादा बोल गए हैं, ज़रूरत नहीं थी। और वैसे एक चीज़ और थी कि आपने कहा था कि वो उनके एजेंसियों ने उसको खंडन किया है। खंडन वैसे नहीं किया था जी। स्टेट डिपार्टमेंट ने ये, उन्होंने पुरानी अपनी जो इंटरेस्ट था वो उन्होंने कश्मीर पे जो उनका स्टेटमेंट था उसको रिपीट कर दिया कि देखिए ये है तो बायलैटरल इशू, पर अगर दोनों साइड चाहते हैं कि हम कुछ मदद करें तो हम उसके लिए तैयार हैं। एक चीज हमें और भी याद, लेकिन सर ये स्पष्टता तो आई थी ना कि प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा कोई भी बात नहीं कही थी। ये स्पष्टता आई थी, ये खंडन था कम से कम उस बयान को रिपीट करने में। हाँ, खंडन ये था क्योंकि दोनों साइड ने कहा था कि ऐसी कोई, मोदी साहब ने, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ऐसी कोई बात नहीं की। और पर मैं कश्मीर वाला मुद्दे पे कह रहा था कि वो रीइटरेशन था ऑफ पुरानी जो उनकी स्टैंड है अमेरिकन की। एक चीज़ हमको और भी थोड़ा इसमें कहना ज़रूरी है, इंटरनेशनल ओपिनियन जो है वो मानता है कि आप बायलैटरली बात करो, सॉल्व करो, क्योंकि बायलैटरली जब कुछ हो नहीं रहा है तो इंटरनेशनल जो ओपिनियन है जो वो कहता है कि ठीक है, अगर आप चाहें तो हम मदद कर सकते हैं, पर ये आपके ऊपर है, आपको बुलाना पड़ेगा। और हम तो कभी बुलाएंगे नहीं, इंडिया तो कभी बुलाएंगे नहीं, और पाकिस्तान तो दुनिया भर के लोगों को बुलाता रहता है क्योंकि उनको मालूम है कि उनका पल्ला जो है वो वीक है, तो एक्सटर्नल इंटरवेंशन से वो शायद कश्मीर जीत लें, ऐसा कुछ उनकी धारणा है। पर मुझे लगता है वो तो खैर होने वाला नहीं है। पर और इंडिया ने भी टेररिज्म का मुद्दा जो जोड़ दिया है वो भी वो अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है। उसको पाकिस्तान को पहले ये सारा बंद करना चाहिए, फिर बातचीत होगी। हमने भी कह दिया कि हम तो ये नहीं कह रहे कि हम बात नहीं करेंगे, हमने ये कहा कि आप टेररिज्म बंद करें। आपने खुद ही कहा है आपके यहाँ इतने टेररिस्ट हैं, तो आप करके दिखाइए पहले, फिर हम बात करेंगे। बिल्कुल, एक महत्वपूर्ण बात है, बातचीत को हिंदुस्तान ने कभी मना नहीं किया, लेकिन अपने आप में महत्वपूर्ण ये है कि आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं चल सकता है, ये कम से कम महत्वपूर्ण है। हमारे सहयोगी अभिषेक झा भी हमारे साथ में बने हुए हैं, उनसे बात करते हैं। अभिषेक, क्या ये पाकिस्तान की एक उस कोशिश के तहत भी है जहां पे वो कमज़ोर नज़र आता है, अपने यहाँ पे जो आतंकवाद का जो मसला है वो साफ तौर पे एक्सपोज हो चुका है सब चीज़ों को लेकर? आपको लगता है कि उस दिशा से भी थोड़ा सा भटकाने की कोशिश करने की कोशिश एक तरीके से कि साहब देखिए हम ये चाहते हैं लेकिन हो नहीं पा रहा? बिल्कुल आरेंद्र, और इसके पक्ष में बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान की जो पूरी ध्यान भटकाने वाली कोशिश है वो क्यों अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक तरीके से लोग उसे इग्नोर करके उसकी बातों को सुनने का पेशेंस रख पाते हैं। जैसे कि हमारे गेस्ट ने भी कहा कि पूरा का पूरा मसला ही इतना है कि अफगानिस्तान से अमेरिका अपने हाथ धो के भागना चाहता है, और वो जो पैकअप की प्रक्रिया है वो इतनी जल्दी वो करना चाहते हैं, और इसमें उनको पाकिस्तान का सहयोग अनिवार्य है, क्योंकि पूरी जो ट्रेनिंग है तालिबान की, पूरा जो शेल्टरिंग है, पूरा जो प्रोपेगेंडा है तालिबान का, वो पाकिस्तान के
प्रधानमंत्री ने खुद स्वीकार किया है कि उनके आईएसआई के, उनके मिलिट्री के लोग हैं, उनकी ट्रेनिंग है। अभिषेक मैं आपको रोकना चाहूंगा और आपसे ही ये जानना चाहूंगा कि कुलभूषण जाधव को लेकर भी इस वक्त कोई एक खबर का कोई अपडेट है, कुछ जानकारी उस लिहाज से आपके पास? तो सबसे जो बेहद महत्वपूर्ण खबर इस वक्त आई है वो ये कि आज दोपहर बाद ही कुलभूषण जाधव को काउंसलर एक्सेस एक्सटेंड की जानी थी पाकिस्तान के द्वारा, जिसका प्रस्ताव भारत को आया था पाकिस्तान की तरफ से। हालांकि उस प्रस्ताव में जो भी ऐसा कहा जा रहा है, ऐसे सोर्सेज बता रहे हैं कि उस प्रस्ताव में इस बात की भी का भी उल्लेख था कि पाकिस्तान का भी कोई प्रतिनिधि उस बैठक में रहेगा, जिसको लेकर की संशय की स्थिति बनी हुई थी कि क्या इसको स्वीकार किया जाएगा। कल विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा था कि हम पाकिस्तान के प्रस्ताव को इवैल्यूएट कर रहे हैं, देख रहे हैं कि क्या कुछ उन्होंने हमें भेजा है, और इन द लाइट ऑफ द जजमेंट, जो कि अभी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने जो भी फैसला सुनाया था, उस फैसले के आधार पर पाकिस्तान के जो प्रस्ताव आए थे उनका आकलन किया जा रहा था कि क्या भारत को इस प्रस्ताव पर किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। तो अभी जो खबर आ रही है वो ये है कि भारतीय पक्ष ने पाकिस्तान को ये स्पष्ट किया है कि हम चाहते हैं कि जब भी कुलभूषण जाधव को किसी भी प्रकार का काउंसलर एक्सेस दिया जाए वो एक बहुत ही स्वतंत्र और निर्भीक और बिना किसी भय के वातावरण में हो, यानी कुलभूषण जाधव स्वेच्छा से और बिल्कुल स्वतंत्र और खुले रूप से अपनी बात रख सकें और अपने लीगल एड, अपनी काउंसलर एड की जो प्रक्रिया है उसको लेकर आगे बढ़ पाएं। ये एक बहुत बड़ा कहे तो स्टैंड है भारत का, जिसने क्लियरली इस बात को रेखांकित किया है कि जब कुलभूषण जाधव को काउंसलर एक्सेस दिया जाएगा तो वहां पर उस पर किसी भी प्रकार का कोई भी दबाव नहीं होना चाहिए, ये पाकिस्तान को सुनिश्चित करना है। फिलहाल भारत की सरकार ने पाकिस्तान को अपना जवाब दे दिया है और पाकिस्तान की तरफ से क्या जवाब आता है इसकी प्रतीक्षा की जा रही है। जी अभिषेक, आप रहिए हमारे साथ में खास मेहमान भी नागरंजन चक्रवर्ती जी हमारे साथ बने हुए। चक्रवर्ती जी, आपको लगता है कि कुलभूषण जाधव को एक्सेस देने के लिए पाकिस्तान ने जो प्रयास किया था उसमें भी कई इफ एंड बट्स और शर्तों के साथ में था, भारत ने स्पष्ट कर दिया है, आपको लगता है कि ये भी पाकिस्तान के फिर दोहरे चरित्र को दिखाता है कि साहब आपकी मौजूदगी में हम अपने व्यक्ति से क्या खुल के बात कर पाएंगे? बिल्कुल, ये तो दोहरा चेहरा तो साफ है। पहले भी उन्होंने जब उनके पिता माता और उनकी जो मतलब जो स्त्री हैं उनको जब दिया था तब भी उन्होंने बहुत सारे ऐसे चीज़ किए थे जिससे मतलब सारा जो एक्सेस था, मिलने का जो माहौल था वो ख़राब हो गया था। कॉन्सुलर एक्सेस में वो उनको कुलभूषण यादव को ये मतलब फ्रीडम होना चाहिए कि वो खुल के बात कर सके। तो वो खुल के तभी बात करेंगे जब वहाँ पर कोई पाकिस्तानी नहीं होगा। पर वो लोग पाकिस्तानी तो खैर उसमें रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, वो छुप के माइक्रोफोन भी लगा सकते हैं, कैमरा भी लगा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम नहीं चाहते। हम कुलभूषण जी के साथ एक खुले में मतलब प्राइवेट में बात करना चाहते हैं कि वो अपनी कहानी बताएं और उनको फिर लीगल हेल्प किस तरह से दिया जाए उस तरह की बातें और उस पर गौर करेंगे। पर पाकिस्तानी तो वो इंसिस्ट करेंगे कि नहीं हमारा आदमी होगा या अब हमें देखना है कि हमें किस तरह से उसको देखना है। मेरे विचार में तो हमको भी अपने कुछ कंडीशंस लगा देने चाहिए कि हम वेलकम करते हैं, आपने कॉन्सुलर एक्शन दिया, आपने आईसीजे का जजमेंट मान लिया, पर ऐसा है कि आपने जो प्रस्ताव दिया है बहुत अच्छी बात है, कॉन्सुलर एक्सेस हम चाहते हैं, पर हमारे भी कुछ कंडीशंस हैं। बिल्कुल, कम से कम भारत को स्पष्टता के साथ अपनी बात को रखना चाहिए और पाकिस्तान का जो दोहरा चरित्र है वो लगातार सामने आता रहता है और इस घटना के बाद से भी एक तरीके से फिर से वो बात सामने आई है। बहुत शुक्रिया चक्रवर्ती जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अभिषेक आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस मसले पर बातचीत करने के लिए। और यहाँ से आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की ओर रुख करते हैं। देश के कई हिस्से इस वक्त भारी बारिश और बाढ़ की त्रासदी झेल रहे हैं। बिहार और असम के बाद अब गुजरात के वडोदरा शहर में भारी बारिश के कारण जल जमाव की स्थिति पैदा हो गई है। बाढ़ से जूझ रहे वडोदरा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में एक पुलिस अधिकारी बाढ़ से बच्चे को बचाते हुए दिखाई दे रहा है। वीडियो में जो शख्स है वो गोविंदा चावड़ा, जो 45 दिन की एक नवजात बच्ची को एक टब में डालकर अपने सर पर रखकर कम से कम 4 फुट गहरे पानी में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। सब इंस्पेक्टर गोविंदा चावड़ा ने अपने साहस और जज्बे का परिचय देते हुए आज तड़के विश्वामित्री रेलवे स्टेशन के पास देवीपुरा इलाके में इस बच्ची को बचाया है। उधर मध्य गुजरात के वडोदरा शहर में बारिश संबंधी घटनाओं में 2 लोगों की अभी तक मौत की खबर है, जबकि 5000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। राहत और बचाव कार्यों में एनडीआरएफ और राज्य आपदा मोचन बल के लोग लगाए गए हैं। इसके अलावा सेना की 2 कंपनियां और राज्य सरकार के विभिन्न पुलिस बलों के जवान भी बचाव अभियान में लगे हुए हैं। अब तक 1 लाख खाने के पैकेट तैयार किए
गए हैं, जिसमें 12,500 पैकेट बाढ़ से जूझ रहे लोगों को बांटे जा चुके हैं। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिनों तक राज्य में तेज बारिश की संभावना है। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने बताया है कि उन्होंने वडोदरा बाढ़ की स्थिति पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ फोन पर विस्तृत बातचीत की है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को राज्य की स्थिति और राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने केंद्र सरकार से हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। उन्होंने पीएम मोदी के मार्गदर्शन और सहयोग के लिए शुक्रिया अदा किया। बात बिहार की करें तो बिहार के दरभंगा में भी बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। लगातार हो रही बारिश के कारण बाढ़ प्रभावित इलाकों में फंसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। कुशेश्वर में भारी बारिश के बाद पुलिस स्टेशन परिसर में पानी भर गया। राज्य के विभिन्न जिलों में आई बाढ़ के कारण 130 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं लगातार हो रही बारिश के कारण जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। डोडा में चिनाव नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है, जिससे के कारण डोडा भद्रवाह किश्तवाड़ जंक्शन के पास मौजूदा पुराने पुल पर यातायात को बंद कर दिया गया है। नदी के किनारे बसे लोगों को अलर्ट पर रहने के निर्देश जारी किए गए हैं। कई घरों में पानी घुस गया है, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उधर पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में भी भारी बारिश के कारण आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। राज्य के कई इलाकों में जारी तेज बारिश के कारण चाय के बागानों पर प्रभाव पड़ा है। बारिश के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 10 को बंद कर दिया गया है। और इस समय देश भर में मौसम की किस प्रकार की स्थिति है, उस बारे में अगर हम आपको बताएं तो ये बेहद महत्वपूर्ण है कि किस तरीके से देश में इस समय अलग अलग राज्यों में स्थिति बनी हुई है। अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की तो यहाँ पर सामान्य से 1% कम बारिश हुई है, जबकि पंजाब में लगभग 5% सामान्य से कम बारिश हुई है। तो वहीं हिमाचल प्रदेश में लगभग 20% कम बारिश हुई है। और इस तरीके से अगर हम राजस्थान की बात करें या अन्य राज्यों की बात करें तो मध्य प्रदेश की बात करें, इन तमाम राज्यों में सामान्य बारिश दर्ज की गई है। और ये कम से कम दिखाता है कि जो हरा जो रंग है वो ये बताता है कि ये सामान्य बारिश है कमोबेश, और जो लाल रंग नज़र आ रहा है नक्शे पे ये उन जगहों को दिखाता है जो कि अपने आप में जहाँ पे कम बारिश हुई है, जबकि नीले हिस्से जो इस बात को दिखाते हैं यहाँ पे ज़्यादा बारिश हुई है। और ये बारिश बताती है कि किस प्रकार से देश भर में स्थिति है। और देश भर में कुल अगर बारिश के लिहाज से बात की जाए, पूरे देश के पैन इंडिया की बात की जाए तो महज 9% कम बारिश हुई है सामान्य से। ये अपने आप में आंकड़ा है, जबकि देश के 22 राज्यों में सामान्य बारिश इस वक्त तक हो चुकी है। हालांकि बारिश को लेकर समस्या एक ये है कि एक साथ कई जगह बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है और उसके बाद में कभी कभी काफ़ी दिनों तक बारिश नहीं होती है। ये अपने आप में एक ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है जिसकी वजह से बारिश तो होती है पर्याप्त तरीके से, लेकिन वो एक साथ ज़्यादा होती है, फिर काफ़ी दिन तक नहीं होती। यानी कि जो बारिश का वितरण है वो बड़ा असमान सा है। इसको लेकर स्थिति बहुत बेहतर नहीं होती है, ये अपने आप में देखना पड़ेगा। और किस प्रकार से देश भर में स्थिति बनी हुई है, इसके बाद में हम अपनी खबर में बता रहे थे कि वडोदरा जो कि गुजरात में है, वहाँ पे स्थिति खराब इसलिए हुई क्योंकि एक साथ बहुत सी बारिश वहाँ पे हुई है। इस वक्त वडोदरा में क्या स्थिति है जानने के लिए चलते हैं हमारे सहयोगी भार्गव त्रिवेदी के पास में। भार्गव हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। भार्गव, इस वक्त वडोदरा की क्या स्थिति है, क्या अभी भी बारिश हो रही है और ज्यादातर इलाकों में पानी भरा हुआ क्या? जी हरेंद्र, खास करके बड़ौदा में 2 दिन से हुई बारिश के कारण विश्वामित्री नदी में बाढ़ आई थी। उस बाढ़ के कारण पूरा बड़ौदा एरिया में पानी हो गया था। मतलब एक समझ से कह सके कि पूरा जो नदी का जो ग्राउंड है वो बड़ौदा को सिटी को बना दिया था। अभी हम फिलहाल खड़े हुए हैं बड़ौदा के वीएमसी के जो कमांड एंड कंट्रोल रूम है, वो आप देख सकते हैं। मेरे जो ये कंट्रोल रूम पूरे बड़ौदा सिटी
के 900 कैमरा से मॉनिटरिंग होता है। और अभी फिलहाल हमारे साथ जुड़े हैं गुजरात सरकार के मंत्री श्री योगेश पटेल। अभी अब हमारे उनसे ही जानकारी लेंगे कि आगे की क्या पोजीशन है और सरकार क्या पगला लेना चाहती है। देखो भाई, बुधवार को जो 18 बारिश हुआ, इससे शहर में कई जगह पे जो बारिश का पानी हो गया था, आने जाने की तकलीफ थी। मगर आज आप देख सकते हो खाली 13 जगह पे ही अभी 1-1, 1.5 फुट पानी है। सोसाइटियों में पानी है, नगरों में पानी है, झोपड़पट्टी में पानी है। मगर अभी हम आज दोपहर से नडियाद है, आनंद है, सूरत से सफाई सेवक भी आ गए हैं। सफाई का काम पहला होगा। सफाई होने के बाद हमारा जो बड़ौदा शहर का 19 वार्ड है, 19 वार्ड में हम पहले आरोग्य कैंप करेंगे। लोगों को जो भी दवाई है वो दवाई मुफ्त में मिलेगी। और त्यार बाद में अभी हम हर एक सिटी में से डीजल पंप भी ला रहे हैं। और बाकी जो भी एरिया में पानी है, सोसाइटी जो नीचान वाला विस्तार है, झोपड़पट्टी में जो जगह पे 1-2 फुट पानी है, वो पानी निकालेंगे, बाद में सफाई करेंगे। और ऐसा भी काम चल रहा है। और जो को नुकसान हुआ है उसका भी अभी सर्वे हो रहा है। ये सर्वे होने के बाद जो भी कैश डोल है, ये कैश डोल भी मिलेगा। और जल्दी से 3-4 दिन में ये पूरा काम पूरा करेंगे। खास करके आरेंद्र, मंत्री जी ने बताया है कि अभी उनका प्राइमरी बेस पे एक ही काम रहेगा कि जो बाहर से जो डीजल पंप सेट मंगाए हुए हैं और सफाई कर्मचारियों को बुलाए गए हैं, उनके द्वारा ये पानी निकालने का काम जितना जल्दी हो सके उतना करेंगे। उसके बाद में ये लोग सफाई करेंगे और मेडिकल कैंप लगाएंगे। जी और भार्गव, एक जल्दी से जवाब चाहेंगे कि एक हमने देखा कमोवेश स्थिति बारिश के समय कई शहरों में, गुजरात में ऐसी स्थिति हो, क्या कोई लॉन्ग टर्म विजन पे भी काम करने की बात हो रही? क्योंकि हम स्मार्ट सिटी के तौर पे इस शहर को देखते हैं, वहां पे हर साल अगर ये स्थिति होगी तो कैसे काम चलेगा? कोई लॉन्ग टर्म विजन? योगेश भाई बता रहे हैं, खास કરીને आपने ये जानना चाहेंगे कि ये लॉन्ग टाइम के लिए क्या प्रोसीजर है कि आने वाले दिनों में, भविष्य में भी क्या ऐसा ही होता चलेगा? ऐसा नहीं, जो हाईवे, जो नेशनल हाईवे बना 6 लेन, इससे क्या है कि जो बाहर का पानी, रोड का पानी, भागोड़िया रोड, आजवा रोड, वहाँ जो पानी आता है, एक तो वहाँ से एक गटर लाइन डालने की है जाम्बुआ ढाढर नदी तक, तो वो पूर्व विस्तार का जो पानी है वो बंद हो जाएगा। अभी दूसरा जो आजवा का पानी है, ये ऊपरवास में, अब देखो हर दफ़ा पूनम और अमास में ही ये बड़ौदा में पोजीशन होती है। जितनी दफ़ा बाढ़ आया तो पूनम और अमास, और दूसरा जो आजवा का पानी है ये ओवरफ्लो आजवा होता है। आजवा में जो ओवरफ्लो पानी हो जाता है, बाद में ये पानी हमारे विश्वामित्री नदी में, और विश्वामित्री नदी का ओवरफ्लो पानी विश्वामित्री के 2 साइड पे, लेफ्ट साइड और राइट साइड। अभी हम सोच रहे हैं, सरकार में भी हम लास्ट टाइम भी बताया था, और सरकार में अभी हम रखेंगे कि भाई ये काम हुए तो जो लोगों का नुकसान होता है ये नुकसान नहीं हो। खास करके बहुत बहुत शुक्रिया भार्गव, वक्त इतनी इजाजत दे रहा, हमारे पास में वक्त कमी है। बहुत शुक्रिया, और आपका और आपके साथ में गुजरात के मंत्री का भी जुड़ने का, जो कि बता रहे थे कोशिश ये है फिलहाल तात्कालिक तौर पे लोगों की समस्याओं को समाधान किया जाए और आने वाले समय में लॉन्ग टर्म विजन पे भी काम होगा। फिलहाल मिड डे प्राइम में हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होंगे कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। पक्की होगी बुनियादें तो हंसे हिंदुस्तान होगा। पहले करो शुरुआत करो, करो तो पक्की बात करो, पहले करो शुरुआत करो, करो तो पक्की। वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। आपका लेटर। सबरे नमस्ते, हम हैं बस, जो आपके बच्चे को कर देते हैं बस। यादव
अभी तो आपकी मुन्नी के साथ हंस खेल के गए थे। हम फिर से आ रहे हैं उससे मिलने। जल्द मिलते हैं। दस्त ऐसे दस्तक देकर नहीं आते। दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ORS और जिंक है ना? दस्त की इलाज में देरी हुई तो शरीर में पानी और पोषण की कमी जानलेवा हो सकती है। इसलिए दस्त शुरू होते ही ORS और जिंक शुरू करें। दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ORS और जिंक है ना? एक मंदिर, दरगाह या गुरुद्वारा नहीं छोड़ा था जहाँ इसके मिलने की मन्नत ना मांगी हो। स्टेशन पर खो गई थी ये रितु, मेरी बेटी। और देखो ना, ये मिली भी तो कैसे? इन उंगलियों के निशान से। आधार कार्ड बनवाया था इसका, तब काम आया। नहीं तो पता नहीं। आप भी अपने बच्चों का आधार कार्ड बनवा लेना प्लीज। सुना, वो आधार में बच्चों की फिंगरप्रिंट लेते हैं ना? उससे कोई भी खोए हुए बच्चे को अपने घर तक पहुंचा सकता है। कई बच्चों को अपने परिवार से मिलाया है आधार ने। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। तो अब सोच लो। पूरे देश में कहीं भी हो, आधार से ही तो छोटे बड़े सबको मिली है एक सी पहचान। तो पेरेंट्स, आधार अपना लो, फायदे में रहोगे। और इस छोटे से ब्रेक के बाद कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर रुख करते हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने मरीजों को हो रही भारी परेशानी को देखते हुए डॉक्टरों से हड़ताल खत्म करने की अपील की है। उन्होंने राष्ट्रीय चिकित्सा विधेयक को देश हित में उठाया गया कदम करार दिया है। दरअसल ये विधेयक संसद के दोनों सदन से पारित हो चुका है। डॉक्टर इस विधेयक के खिलाफ हड़ताल पर है, जिससे मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मरीजों की परेशानी को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने आज डॉक्टरों के साथ बैठक की और उनके सवालों का और संदेहों का विस्तार से जवाब दिया है। उनके मन में जो नेशनल मेडिकल कमीशन के बारे में कोई गलतफहमियां थी, उन गलतफहमियों को उन्होंने हमारे सामने रखा। नीट एग्ज़ाम के बारे में जो एम्स को उसमें शामिल किया गया है, जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है उसके थ्रू पीजी कैसे मिलेगी, पीजी में प्रैक्टिकल होगा नहीं होगा, इत्यादि इस तरह की चीज़ें थी। तो मैंने उन्हें समझाया कि इसमें एक प्रकार से किसी गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए, लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन के कारण किसी गलत दिशा में नहीं बढ़ना चाहिए। हमने तो उनको अपील की है कि ये नेशनल मेडिकल कमीशन जो है ये देश के हित में है, समाज के हित में है, मरीजों के हित में है, डॉक्टरों के हित में है, मेडिकल स्टूडेंट्स के हित में है और जो बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं उन सब के हित में है। उन्नाव दुष्कर्म की पीड़िता के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पीड़िता का इलाज अभी लखनऊ में होने दें। अगर जरूरत पड़ती है तो पीड़िता की तरफ से रजिस्ट्री आकर ट्रांसफर के लिए कहा जा सकता है। पीड़िता की मां ने शीर्ष अदालत में जानकारी दी है कि वह अपनी बेटी का उपचार लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में ही जारी रखना चाहती है। वह उसे उपचार के लिए दिल्ली शिफ्ट नहीं करना चाहती है। उच्चतम न्यायालय ने पीड़िता के चाचा को रायबरेली जेल से दिल्ली की तिहाड़ जेल ट्रांसफर करने का आदेश भी दिया है। मामले की अगली सुनवाई सोमवार को होगी। उच्चतम न्यायालय अयोध्या के मामले में मध्यस्थता पैनल की रिपोर्ट पर आज विचार करेगा। साथ ही उच्चतम न्यायालय इस बात पर भी फैसला करेगा कि मामले में सुनवाई की जाए या मध्यस्थता प्रक्रिया जारी रखी जाए। मध्यस्थता समिति ने कल सीलबंद लिफाफे में कोर्ट को रिपोर्ट सौंपी थी। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने 18 जुलाई को 3 सदस्यीय मध्यस्थता समिति को कहा था कि मध्यस्थता कार्रवाई के नतीजों के बारे में 31 जुलाई या 1 अगस्त तक अदालत को सूचित करे ताकि वह मामले में आगे बढ़ सके। गौरतलब है कि मध्यस्थता पैनल से अयोध्या के मामले का सौहार्दपूर्ण हल निकालने के लिए कहा गया था। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने 8 मार्च को अयोध्या के मामले को बातचीत से सुलझाने के लिए मध्यस्थता समिति का गठन किया था। और अयोध्या के इस मामले पर अधिक जानकारी के लिए चलते हैं हमारे सहयोगी विकास सारथी के पास, जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट परिसर में मौजूद हैं। इस कार्रवाई पे पूरी नजर रखे हुए थे। विकास, क्या अपडेट है इस पूरी कार्रवाई को लेकर? क्या कुछ अभी तक अदालत ने कहा है?
विकास, अगर आप मुझे सुन पा रहे तो आपसे समझना चाहूंगा कि अयोध्या के मसले को लेकर क्या अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने कोई बात कही है? संभवतः विकास से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। हम कोशिश करेंगे विकास से इस बात को समझने की आखिर आज की कार्रवाई में अयोध्या के मसले को लेकर क्या कुछ अभी तक कोई अपडेट है या नहीं। फिलहाल अगली खबर का रुख करते हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट से ही जुड़ा हुआ है। जस्टिस अकील कुरैशी को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने को लेकर हो रही देरी पर सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा है कि संसद का सत्र अभी चल रहा है, सरकार 14 अगस्त तक कॉलेजियम की सिफारिशों पर फैसला ले लेगी। गुजरात हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन ने कॉलेजियम की सिफारिश के बावजूद नियुक्ति की फाइल रोकने के सरकार के कदम का विरोध किया है। 10 मई को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस कुरैशी को एमपी हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की थी। फिलहाल जस्टिस कुरैशी बॉम्बे हाईकोर्ट में जज हैं। हमारे सहयोगी विकास आरती हमारे साथ में इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से जुड़े हुए हैं। विकास, मैं आपसे यही समझना चाहता हूं कि अयोध्या के मसले को लेकर जो मध्यस्थता पे फैसला होना था उसको लेकर कोई अपडेट आपके पास इस वक्त? जी हरेंद्र, 2 बजे इस मामले में सुनवाई शुरू होगी और कल मध्यस्थता पैनल ने अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी थी। आज उस रिपोर्ट को देखने के बाद कोर्ट ये निर्णय लेगा कि क्या आगे मध्यस्थता जारी रखने की कोई ज़रूरत है, क्या वो किसी सकारात्मक दिशा में जा रही है, और अगर मध्यस्थता में कुछ भी अब तक अचीव नहीं किया गया है तो फिर इस मामले में कब से सुनवाई शुरू हो, वो डे टू डे हियरिंग हो, ये सारे विषय सुप्रीम कोर्ट फिर तय करेगा। लेकिन मध्यस्थता पैनल ने अभी तक पूरी जो कार्रवाई की है उसका नतीजा क्या है ये अभी तक साफ नहीं है। 2 बजे जब सुनवाई शुरू होगी तभी पता चलेगा। आरेंद्र, इससे पहले भी मध्यस्थता पैनल की एक रिपोर्ट कोर्ट को दी गई थी। उस दिन भी कोर्ट ने केवल रिपोर्ट को पढ़ा और बगैर अपनी कोई राय जाहिर किए कोर्ट ने ये कहा कि इस मामले को अब 2 अगस्त को सुनेंगे और 31 जुलाई तक का जो भी प्रक्रिया अपनाता है मध्यस्थता पैनल उसके बारे में कोर्ट को एक स्टेटस रिपोर्ट दे। तो अभी ये स्पष्ट नहीं है कि ये किस दिशा में जा रहा है, मध्यस्थता की जो प्रक्रिया वो किस दिशा में जा रही है। आज सुप्रीम कोर्ट साफ करेगा या नहीं सुनवाई के दौरान, ये 2 बजे के बाद ही पता लगेगा। विकास, हमने देखा था कि इस अयोध्या के मसले से जुड़ी कुछ पार्टियों ने मध्यस्थता की जब ये पूरी प्रक्रिया चल रही थी उस समय भी सुप्रीम कोर्ट में आके अपना पक्ष रखा था। क्या ये सब चीज़ें भी मैटर करेंगी जब सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा कि इस प्रक्रिया को आगे रखना है या नहीं रखना है? बिल्कुल आरेंद्र, ये जो आज सुनवाई हो रही है ये इसी वजह से हो रही है क्योंकि एक पक्षकार आए थे सुप्रीम कोर्ट और उन्होंने कहा था कि अगस्त मध्य तक का जो समय कोर्ट ने जो दिया है कि 14-15 अगस्त तक मध्यस्थता पैनल किसी तरह अपनी इस पूरी प्रक्रिया को पूरा करने की कोशिश करे, उससे पहले ही एक पक्षकार यहाँ आए थे और उन्होंने कहा था कि मध्यस्थता किसी दिशा में नहीं जा रही है, ऐसी उनको जानकारी है, ऐसा उनका मानना है। और इसलिए कोर्ट को अब समय गंवाने की जगह ये तय करना चाहिए कि मामले की सुनवाई कब से हो और डे टू डे बेसिस पर ये सुनवाई हो। उस याचिका के बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने डेट्स जो थी वो प्रीपोन की और पहले मध्यस्थता पैनल से पहले एक रिपोर्ट मांगी और आज दोबारा पूछा है कि 31 जुलाई तक की प्रक्रिया में क्या अब तक क्या पाया है मध्यस्थता पैनल ने बातचीत करके सभी पक्षों से, तो वो स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट के सामने रखी जाएगी। जी, कोर्ट को अब ये देखना है कि क्या और समय मीडिएशन प्रोसेस के लिए देने का कोई तुक है या नहीं, या ये किसी दिशा में नहीं जा रही है। बिल्कुल, 2 बजे के बाद ये कार्रवाई शुरू होगी, उसके बाद ही कुछ पता लगेगा। फिलहाल शुक्रिया विकास आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप रखिए इस घटनाक्रम पर नजर, आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। राज्यसभा में शून्यकाल स्थगित करके आज विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण संशोधन विधेयक 2019 पर चर्चा के बाद उसे पारित कर दिया गया। इस विधेयक को गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने चर्चा एवं पारित करने के लिए सदन में रखा था। इस विधेयक को लोकसभा पहले ही पारित कर चुकी है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज राज्यसभा में यूएपीए बिल पर कहा है कि दुनिया भर की सभी एजेंसियों की तुलना में एनआईए के द्वारा सजा की दर सबसे ज्यादा है। गृह मंत्री ने कहा है कि 288 केसों में 204 केसों में सजा सुनाई गई है। उन्होंने कहा कि एनआईए ने दाखिल सभी केसों में चार्जशीट दाखिल करने की प्रक्रिया कानून के तहत हुई है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि विपक्ष द्वारा कानून के दुरुपयोग की दलील किसी भी तरह सही नहीं है। एनआईए के आंकड़े रखना चाहता हूं। 31/7/2019 तक एनआईए ने कुल 278 मामले ये कानून के अंतर्गत रजिस्टर किए। 278 मामलों में से 204 मामलों में
आरोप पत्र दायर किया गया है और कुल 54 मामलों में अब तक फैसला आया है और 54 में से 48 मामलों में सजा हुई। तो सजा का दर 91% है और मैं गर्व के साथ कहना चाहता हूं सभापति महोदय, दुनिया भर की सभी एजेंसियों में सजा का दर अपनी एनआईए का सबसे ज्यादा है। ये सदन के जानकारी। और हमारे सहयोगी राजेश राज इस वक्त हमारे साथ में संसद भवन परिसर से जुड़ रहे हैं संसद के आज के विधायी कार्यों पर अधिक बातचीत करने के लिए। राजेश, अगर आज हम बात करें संसद में खासतौर से राज्यसभा के लिहाज से क्या महत्वपूर्ण काम अभी तक हुआ है और आज के बचे हुए दिन के लिहाज से क्या महत्वपूर्ण काम अभी लिस्टेड है? देखिए, जो सबसे महत्वपूर्ण काम है, जो अमित शाह ने जिस विधेयक का रिप्लाई किया, वो सबसे महत्वपूर्ण विधेयक है और उस विधेयक में 2 संशोधनों के साथ उसे पारित करा लिया गया है। लोकसभा से पहले ही ये विधेयक जो है वो पारित हो चुका था और इस विधेयक के पारित होने के बाद एनआईए जो है वो सशक्त होगी। कांग्रेस की तरफ से पहले कई जो संशोधन पेश किए गए उसको सदन ने खारिज किया और उन संशोधनों के विरोध करने के बाद एक नाटकीय मोड़ आता है सदन के अंदर और कांग्रेस ने उस विधेयक का बाद में समर्थन कर दिया। जब पहले जो संशोधन पेश किए गए थे कई सदस्यों के द्वारा, उस पर जब वोटिंग कराई गई तो उसके पक्ष में, संशोधन के पक्ष में 85 और विरोध में 104 वोट पड़े थे। लेकिन जब बिल के समर्थन के लिए जब वोटिंग कराई गई तो समर्थन का जो आंकड़ा था वो 104 से बढ़कर 142 पहुंच गया और जो विपक्ष में जो था मात्र 42 वोट जो हैं वो रह गए थे। ऐसे में हम कह सकते हैं कि सत्ता पक्ष की एक बड़ी कामयाबी है और गृह मंत्री अमित शाह ने इसका स्वयं जवाब दिया और उन्होंने तमाम जो विपक्षी, खासकर पी चिदम्बरम जो देश के पूर्व वित्त और गृह मंत्री रहे हैं और दिग्विजय सिंह जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, उनकी कई शंकाओं का उन्होंने जवाब दिया और कहा कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, अब तक आतंकवादी इंसानियत के सिर्फ खिलाफ होते हैं। इसलिए इस विधेयक को अगर सर्वसम्मति से पास कराया जाए तो पूरे सिर्फ देश ही नहीं दुनिया भर के मुल्कों में एक अच्छा संदेश जाएगा कि पूरे देश में आतंकवाद के खिलाफ लोग जो हैं वो एकजुट है, पूरा संसद एकजुट है। ये अमित शाह गृह मंत्री का जब रिप्लाई हो रहा था तो उन्होंने ये बातें बहुत ही जोर शोर से कही। राजेश, हम कह सकते हैं कि एनआईए बिल को लेकर जो विपक्ष की तमाम शंकाएं थी कम से कम सिलसिलेवार तरीके से तथ्यों के आधार पे फैक्ट और फिगर्स के माध्यम से गृह मंत्री ने साफ कर दिया। उसके बाद कम से कम कोई शक और शुबा नहीं बचता कि आप क्यों एनआईए को मजबूत करने के बिल को लेकर आए हैं, क्योंकि आपको किस समस्या से लड़ना है। आतंकवाद जैसी समस्या से आपको लड़ना है तो आपको एक मजबूत एजेंसी चाहिए ही होगी। हाँ बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा और उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह ने लगातार जो सांसद थे दिग्विजय सिंह ने कई स्पेसिफिक सवालों को उठाया और उन्होंने कहा कि हो सकता है कि इस विधेयक के जरिए, इसको मजबूत करने के जरिए मुझे ही फंसा दिया जाए। एक सदन में एक हास परिहास का दौर भी चला जब गृह मंत्री अमित शाह ने स्पेसिफिक दिग्विजय सिंह की बातों का जवाब देते हुए कहा कि अगर आप कुछ भी ना करेंगे, अगर आपकी संलिप्तता नहीं होगी तो बिल्कुल आपको कुछ भी नहीं होगा। उस समय सदन में जोरदार ठहाके लगे और एक हल्के फुल्के माहौल को भी करने की कोशिश गृह मंत्री अमित शाह ने की सदन के अंदर और आतंकवाद के खिलाफ जो एकजुटता का प्रदर्शन है उसको भी करने की अपील उन्होंने की और कहा कि ज्यादा खुशी होगी, एक अच्छा मैसेज जाएगा जब सत्ता और विपक्ष दोनों मिलकर आतंकवाद का मुकाबला करें और इस विधेयक को सर्वानुमति के साथ पारित कराया जाए। तो जो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है कांग्रेस, उसने इस विधेयक का समर्थन किया और उसके बाद जो पक्ष का आंकड़ा था वो काफी बढ़ता हुआ दिखाई पड़ा और 142 के आंकड़े पर जाकर ये विधेयक जो है वो पास हो गया। जी, बहुत शुक्रिया राजेश। फिलहाल इस बातचीत और अपडेट्स के लिए आप रखिए संसद के तमाम घटनाक्रमों पर नजर, आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल मिड डे प्राइम में एक और छोटे से ब्रेक के लिए होते हैं। पक्की होगी बुनियादें तो हंसे हिंदुस्तान होगा। पहले करो शुरुआत करो, करो तो पक्की बात करो, पहले करो शुरुआत करो, करो तो वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। एक मंदिर, दरगाह या गुरुद्वारा नहीं छोड़ा था जहां इसकी मिलने की मन्नत ना मांगी हो। स्टेशन पर खो गई थी ये रितु, मेरी बेटी।
और देखो ना, ये मिली भी तो कैसे? इन उंगलियों के निशान से आधार कार्ड बनवाया था इसका, तब काम आया। नहीं तो पता नहीं। आप भी अपने बच्चों का आधार कार्ड बनवा लेना प्लीज। सुना, वो आधार में बच्चों की फिंगरप्रिंट लेते हैं ना? उससे कोई भी खोए हुए बच्चे को अपने घर तक पहुंचा सकता है। कई बच्चों को अपने परिवार से मिलाया है आधार ने। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। तो अब सोच लो। पूरे देश में कहीं भी हो, आधार से ही तो छोटे बड़े सबको मिली है एक सी पहचान। तो पेरेंट्स, आधार अपना लो, फायदे में रहोगे। हेलो, कौन? नमस्कार मैडम। जी हम 10 वही जो बच्चों को देते हैं बड़ा कार्ड। सोचा आपको बता दें कि हम फिर मिलने आ रहे हैं आपके बच्चे से। उसकी तबीयत बिगाड़ेंगे। दस्त ऐसे दस्तक देकर नहीं आते, तो दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ORS और जिंक है ना? दस्त की इलाज में देरी हुई तो शरीर में पानी और पोषण की कमी जानलेवा हो सकती है। इसलिए दस्त शुरू होते ही ORS और जिंक शुरू करें। दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ORS और जिंक है ना? और इस छोटे से ब्रेक के बाद खबरें आज जगत से जुड़ी हुई, देखते हैं व्यापार प्राइम। और व्यापार की खबरों को हमारे साथ साझा करने के लिए मेरे सहयोगी अरुण शर्मा इस वक्त मौजूद हैं। अरुण, क्या कुछ महत्वपूर्ण खबरें अगर हम अर्थ जगत के लिहाज से बात करें तो? ट्रेड वॉर छाया हुआ है हर जगह। आप बात कर लेते हैं कि किस तरह से ट्रेड वॉर अब बढ़ता हुआ दिख रहा है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को चीन से वस्तुओं के आयात पर नए टैरिफ लगाने की घोषणा की है। अब इसे ट्रेड वॉर की एक तरह से नए सिरे से शुरुआत माना जा रहा है। ट्रंप की नए टैरिफ लगाने से इस घोषणा के बाद में भारतीय बाजारों सहित दुनिया भर के बाजारों में खासी कमजोरी देखने को मिल रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि अगले महीने से $300 अरब के चीनी आयातों पर 10% शुल्क लगाया जाएगा। इससे दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच व्यापार युद्ध एक तरह से अब तेज हो चुका है। लेकिन ट्रंप ने ट्वीट किया और ये बताया कि अमेरिका चीन से हमारे देश में आ रहे $300 अरब के बाकी सामानों और उत्पादों पर 1 सितंबर से 10% अतिरिक्त शुल्क लगाना शुरू करेगा। अब इससे पहले भी अमेरिका ने $250 अरब के चीनी उत्पादों पर पहले से ही 25% का टैरिफ लगाया हुआ है। और अब ये जो $300 के उत्पादों पर 10% लगाया जा रहा है शुल्क, इसके बाद माना जा रहा है कि टैरिफ वॉर यानी कि जो ट्रेड वॉर है और भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। No inflation. We've taxed China on $300 billion worth of goods and products being sold into our country, and China eats it because they have to pay it, because what they do is they devalue their currency and they push money out. Our people haven't paid. As you know, we're also charging them 25% on $250 billion. So we're taking in many billions of dollars. There's been absolutely no inflation, and frankly, it hasn't cost our consumer anything. It cost China. This is their worst year in 27 years, according to yesterday's Wall Street Journal. तो ट्रेड वॉर यहां से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए अब बात कर लेते हैं जीएसटी की। जुलाई में जीएसटी का कलेक्शन 1.02 लाख करोड़ रुपए पर आ गया है। यह पिछले महीने के संग्रह के मुकाबले बेहतर है। ये एक साल पहले जुलाई के समय में 96,483 करोड़ रुपए के जीएसटी संग्रह से अगर इसकी तुलना की जाए तो इसमें 5.8% की बढ़ोतरी हुई है। चालू वित्त वर्ष में जीएसटी संग्रह पिछले महीने जून में पहली बार 1 लाख करोड़ रुपए के स्तर से नीचे यानी कि 99,949 करोड़ रुपए पर आ गया था। जुलाई 2019 में केंद्रीय जीएसटी संग्रह 17,912 करोड़ रुपए, राज्य जीएसटी यानी कि एसजीएसटी 25,000 करोड़ रुपए के आसपास और एकीकृत जीएसटी यानी कि आईजीएसटी 50,612 करोड़ रुपए पर आ गया। अप्रैल से जुलाई के बीच में अगर देखा जाए तो जो कुल जीएसटी का संग्रह हुआ है वो 4,16,176 करोड़ रुपए हुआ है और ये पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में 3,89,568 करोड़ रुपए पर था। और महाराष्ट्र सरकार ने कल हाइपरलूप ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दे दी है। यह दुनिया में पहली बार है जब किसी सरकार ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए हाइपरलूप टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के लिए स्वीकृति दे दी है। हाइपरलूप तैयार होने के बाद मुंबई पुणे का सफर महज 35 मिनट में अब तय हो सकेगा। अभी सड़क मार्ग से ये दूरी 3.5 घंटे में पूरी होती है। हाइपरलूप की रफ्तार 1200 किलोमीटर प्रति घंटा है।
और टाटा मोटर्स ने अपनी इलेक्ट्रिक कार टिगोर ईवी की कीमत में 80,000 रुपए तक की कटौती करने का निर्णय लिया है। कंपनी ने यह फैसला इलेक्ट्रिक वाहनों पर जीएसटी की दरों में की गई कटौती का लाभ ग्राहकों तक पहुंचाने के उद्देश्य से किया है। बैटरी से चलने वाले सभी वाहनों पर जीएसटी दर को 12% से घटा करके 5% किए जाने की घोषणा के बाद टाटा मोटर्स ने अपने इलेक्ट्रिक गाड़ियों की कीमत अगस्त से इसे 80,000 रुपए तक कम करने का निर्णय लिया है। तो अब व्यापार प्राइम में आज इतना ही, लेकिन बाकी की खबरों के लिए चलते हैं आर्यन, फिर से आप ही के पास। बहुत शुक्रिया अरुण, इन तमाम खबरों को हमारे साथ साझा करने के लिए। और अब बात उन खबरों की जो दुनिया भर में सुर्खियां बनी हुई हैं। और विश्व प्राइम में सबसे पहले बात नीदरलैंड की। नीदरलैंड ने सार्वजनिक भवनों और परिवहन में बुर्का या नकाब जैसे चेहरा ढकने वाले परिधान पर प्रतिबंध लगा दिया है। 1,70,00,000 लोगों वाले इस यूरोपीय देश में बड़ी संख्या में महिलाएं बुर्का पहनती हैं। नीदरलैंड के गृह मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि यह प्रतिबंध हेलमेट पर भी लागू होता है। मुस्लिम और मानवाधिकार संगठनों ने चेहरे को ढकने वाले परिधानों पर पाबंदी लगाने के इस कानून का कड़ा विरोध किया है। दक्षिण कोरिया की समाचार एजेंसी ने बताया है कि उत्तर कोरिया ने छोटी दूरी की अज्ञात प्रोजेक्टाइल्स छोड़े हैं। इस सप्ताह में उत्तर कोरिया ने यह तीसरा मिसाइल पूर्वी तट से लॉन्च किया है। परमाणु बम से संपन्न उत्तर कोरिया ने इससे पहले के मिसाइल लॉन्च को अमेरिका के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास के खिलाफ चेतावनी बताया। उत्तर कोरिया में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद प्रस्तावों के तहत बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ने पर प्रतिबंध लगा हुआ है। कल के नए मिसाइल लॉन्च पर उत्तर कोरिया की तरफ से कोई टिप्पणी नहीं आई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उत्तर कोरिया के इस मिसाइल लॉन्च से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि छोटी दूरी की मिसाइलों के संदर्भ में उत्तर कोरिया के साथ कोई समझौता नहीं है। फिलहाल यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? ग्राहक होने के नाते धोखा? क्या आप चुपचाप सहन करके बैठ जाते हैं या अपने हक की लड़ाई लड़ते हैं? मेरे साथ भी धोखा हुआ था। बस अपनी शिकायत लिखी, अपोजिट पार्टी के फैक्ट्स और डॉक्यूमेंट्स के साथ कंज्यूमर फोरम में जमा कर दी। न वकील की फीस लगी और फैसला भी 3 महीने में आ गया। आप भी सोचिए मत, अपने हक की लड़ाई कंज्यूमर फोरम में लड़िए। जागो ग्राहक जागो। आपका लेटर। सबरे नमस्ते, हम हैं बस जो आपके बच्चे को कर देते हैं बस। याद होगा आपको, अभी तो आपकी मुन्नी के साथ हंस खेल के गए थे। हम फिर से आ रहे हैं उससे मिलने। जल्द मिलते हैं। दस्त ऐसे दस्तक देकर नहीं आते। दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ORS और जिंक है ना? दस्त की इलाज में देरी हुई तो शरीर में पानी और पोषण की कमी जानलेवा हो सकती है। इसलिए दस्त शुरू होते ही ORS और जिंक शुरू करें। दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ORS और जिंक है ना? एक मंदिर, दरगाह या गुरुद्वारा नहीं छोड़ा था जहाँ इसकी मिलने की मन्नत ना मांगी हो। स्टेशन पर खो गई थी ये रितु, मेरी बेटी। और देखो ना, ये मिली भी तो कैसे? इन उंगलियों के निशान से। आधार कार्ड बनवाया था इसका, तब काम आया। नहीं तो पता नहीं। आप भी अपने बच्चों का आधार कार्ड बनवा लेना प्लीज। सुना, वो आधार में बच्चों की फिंगरप्रिंट लेते हैं ना? उससे कोई भी खोए हुए बच्चे को अपने घर तक पहुंचा सकता है। कई बच्चों को अपने परिवार से मिलाया है आधार ने। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। तो अब सोच लो। पूरे देश में कहीं भी हो, आधार से ही तो छोटे बड़े सबको मिली है एक सी पहचान। तो पेरेंट्स, आधार अपना लो, फायदे में रहोगे। और इस छोटे से ब्रेक के बाद अब देखते हैं खबरें खेल के मैदान से, खेल प्राइम में। और खेल की खबरों को हमारे साथ में साझा करने के लिए मेरे सहयोगी गौरव मौजूद हैं। गौरव, क्या कुछ महत्वपूर्ण है अगर हम क्रिकेट या अन्य खेलों के लिहाज से बात करें तो? शुक्रिया आर्यन। खेल की खबरों की शुरुआत करेंगे एशेज सीरीज के साथ। 1.5 साल बाद टेस्ट टीम में वापसी कर रहे स्टीवन स्मिथ के शतक की बदौलत ऑस्ट्रेलिया की टीम एशेज टेस्ट सीरीज के पहले दिन कम स्कोर पर सिमटने से बच गई।
एक समय ऑस्ट्रेलिया का 150 के पार जाना भी मुश्किल लग रहा था, लेकिन स्मिथ ने एक छोर संभाले रखा और ऑस्ट्रेलिया को पहली पारी में 284 रन बनाने में मदद की। स्मिथ ने 144 रन की धमाकेदार पारी खेली। इंग्लैंड के लिए 5 विकेट लेने वाले स्टुअर्ट ब्रॉड ने स्मिथ को आउट कर ऑस्ट्रेलिया को ऑल आउट किया। जवाब में पहले दिन का खेल खत्म होने पर इंग्लैंड ने बगैर किसी नुकसान के 10 रन बना लिए हैं। बात करें बैडमिंटन की तो साई प्रणीत थाईलैंड ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। आज क्वार्टर फाइनल में साई प्रणीत का सामना जापान के कांता सुनेयामा से होगा। कल दूसरे दौर में साई ने हमवतन खिलाड़ी शुभंकर डे को 21-18, 21-19 से हराया था। तो ये थी खेल जगत की तमाम खबरें। बाकी खबरों के लिए वापस चलते हैं आर्यन के पास। शुक्रिया गौरव इन खबरों को हमारे साथ साझा करने के लिए। और बारी हमारे अगले सेगमेंट यानी लाइफ प्राइम की। अमेरिकी वैज्ञानिकों ने कोलेजन से 3D बायोप्रिंटर की मदद से दिल के जुड़े हुए अंग बनाने में सफलता हासिल की है। इस खोज के बाद उनका कहना है कि एक दिन आएगा जब पूरे अंग बनाए जा सकेंगे। जर्नल पत्रिका में वैज्ञानिकों की तकनीक के बारे में विस्तार से बताया गया है। इस तकनीक में शरीर के उन जटिल जैविक संरचनाओं का जिक्र है जो अंगों में काम करने के लिए जरूरी सभी संरचना और जैव रासायनिक संकेतक उपलब्ध कराते हैं। कोलेजन एक ऐसा जैविक पदार्थ है जो मानव शरीर के सभी ऊतकों में पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों की इस सफलता के बाद हृदय प्रत्यारोपण का इंतजार कर रहे मरीजों को काफी मदद मिलेगी, लेकिन इससे पहले इसका जानवरों और फिर इंसानों पर परीक्षण करने की जरूरत होगी। सऊदी अरब की सरकार ने बताया है कि महिलाओं को पुरुष अभिभावक के बिना किसी स्वीकृति के पासपोर्ट देने और विदेश जाने की इजाजत दी जाएगी। सरकार के इस फैसले के साथ ही लंबे समय से चल रही रोक समाप्त हो गई है। सऊदी सरकार ने कहा है कि जो भी सऊदी नागरिक आवेदन करेगा उन्हें पासपोर्ट दिया जाएगा। पहले महिलाओं को शादी करने, पासपोर्ट के नवीनीकरण और देश छोड़ने के लिए अपने पति, पिता या अन्य रिश्तेदारों जैसे पुरुष अभिभावकों से स्वीकृति लेनी होती थी। महिला अधिकार कार्यकर्ताओं ने सऊदी अरब में अभिभावक व्यवस्था के खिलाफ दशकों से संघर्ष किया है। इसे व्यवस्था में महिलाओं के जीवन भर के कानूनी रूप से अल्पवयस्क ही मानी जाती रही हैं। यह फैसला क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की उदारवादी नीतियों के संदर्भ में देखा जा रहा है। और इसी के साथ मिड डे प्राइम में आज बस इतना ही, लेकिन हम लगातार नजर बनाए हुए एक बड़ी खबर जो कि अयोध्या मामले पर उच्चतम न्यायालय में उस पर सुनवाई होनी है। क्या कुछ आएगा इस खबर पे, उससे और इसके अलावा तमाम अन्य महत्वपूर्ण खबरों पर हम लगातार नजर बनाए रहेंगे। लेकिन फिलहाल इसी के साथ मिड डे प्राइम में इतना ही, लेकिन हम DD न्यूज़ पर खबरों का सफर लगातार जारी रखेंगे। नमस्कार।